गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है इस क्लास में आपका एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और आज जो अपनी क्लास है वो 24 नंबर क्लास है बेटा। वैसे तो 5 वीडियो शुरुआत वाले बेसिक थे, तो 19 नंबर की क्लास है अपनी। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं ये टॉपिक, और शुरुआत करते हैं ज़्यादा किसी प्रकार का विलम्ब किए, क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के साथ अपना चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। कल हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ने थे, और गाउस नियम के अनुप्रयोग के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि गाउस नियम के 4 अनुप्रयोग है बेटा। उन 4 अनुप्रयोग में से आज मैं पहला अनुप्रयोग आपको करवा रहा हूँ। गाउस नियम के अनुप्रयोग कैसे करना है उसके लिए मैंने कल मेथड लिखाया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो आज अपना जो पहला पॉइंट है गाउस नियम के अनुप्रयोग का, वो है अनंत लंबाई का आवेशित तार है। आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको ज्ञात करना है, वह दिशा भी बतानी है। ये दोनों चीज़ आपको परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि आपको एक अनंत लंबाई का एक मतलब बहुत बड़ा तार आपको मिलेगा, वो आवेशित तार है, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका सूत्र निकालना है, और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो भी बतानी है आपको। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दिशा वाला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये एक थ्योरिकल पॉइंट है बेटा। तो थ्योरी मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी थ्योरी है, कितना ही लिख दो कोई इसका एंड नहीं है। तो मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप लोग साथ साथ नोट करते जाना। अमूमन जो बातें जो आपको लिखनी होती है परीक्षा के अंदर वो सारी मैं बोलूँगा, वो आप समझ जाना। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, ये दिशा ध्यान से समझ लेना बस आप लोग। आपको मैंने एक अनंत विस्तार का एक आवेशित तार दे दिया। सपोज ये मेरे पास एक वायर है, ये ऊपर डॉट डॉट का मतलब अनंत विस्तार का है, और ये आवेशित तार है, इस पर मैंने आवेश भी डाल दिया है। अब धनावेश ही लेते हैं अमूमन, तो मैंने धनावेश रख दिया। ऋणावेश भी ले सकते हो, लेकिन अपने को लेना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ चली आ रही है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें बुक्स के अंदर भी आती है। बाकी नेगेटिव चार्ज भी लेकर आप लोग ये सूत्र निकालोगे तो सेम वही सूत्र आएगा, बस डायरेक्शन दिशा की बात है। और बाकी सब जानते हो कि धनावेश के कारण दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होती है। तो ये धनावेश ही है पूरा। अब इस पूरे तार पर फैला हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे इस प्रकार बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। और अगर इस साइड में निकालना चाहो तो इस साइड में बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र के लिए क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये पेन को मैंने एक तार मान लिया, अब इस पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार बाहर की ओर होगा, और इधर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। पर डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको निकालना कहाँ है। जैसे सपोज मैंने कह दिया मेरे को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसकी दिशा, पहले विद्युत क्षेत्र कितना आएगा वो तो बाद में देखेंगे, उसका सूत्र कितना आएगा, पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, इसलिए पूरा तार तो हम कवर कर नहीं सकते, इसलिए मैंने छोटा सा एक टुकड़ा बनाया, बाकी डॉट डॉट बनाकर मैंने दर्शा दिया। सबसे पहले दिशा ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर 2 अल्पांश लेना। जैसे सपोज ये पहला अल्पांश है जिसको ए नाम दे दिया, और ये अपना बिंदु है जिस पर अपने को दिशा ज्ञात करनी है, इस बिंदु को ओ नाम दे दिया। ये सपोज वो पॉइंट पी हो गया जिस पर अपने को डायरेक्शन ज्ञात करनी है, ठीक है। और एक अल्पांश मैं और लेता हूँ यहाँ नीचे, 2 अल्पांश मैंने ले लिए ए और बी, ठीक है। 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, तार के ऊपर वाले हिस्से में भी ले लिया और नीचे वाले हिस्से में भी ले लिया, ठीक है। और इन दोनों टुकड़ों की तार के बिंदु ओ से जो दूरी है वो बराबर है। समझ गए बात आप लोग? तो समान अल्पांश मैंने ले लिए ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों अल्पांश के ऊपर जो आवेश की मात्रा है वो भी मैं इक्वल मान लेता हूँ। आवेश की मात्रा भी कितनी मान लेता हूँ मैं? इक्वल मान लेता हूँ। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि तार पे जब आवेश फैला हुआ है तो मेरे हिसाब से ये जो तार का आवेश वितरण है वो आपको रेखीय नजर आ रहा होगा। तो ये थ्योरी तो आपको बेसिक लिखनी है। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ये तो लिखना ही लिखना आपको, क्योंकि ये तो अपनी हेडिंग है। आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व है, ये बात इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवेश घनत्व
लैम्डा है, क्योंकि एक विमीय वितरण आपको नज़र आ रहा होगा या रेखीय वितरण नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। तो रेखीय वितरण में एक लंबाई पर आवेश कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसको लैम्डा कह दिया। अगर ये अल्पांश dl लंबाई का है और ये भी dl लंबाई का है तो इस अल्पांश पर आवेश हो जाएगा लैम्डा dl और इस अल्पांश पर भी आवेश हो जाएगा लैम्डा dl, क्योंकि मैंने दोनों समान लंबाई के अल्पांश लिए dl dl। एक लंबाई पर आवेश लैम्डा तो dl पर लैम्डा dl, इस पर भी लैम्डा dl। फिर ये दोनों जो अपने ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं चार्ज के, एक अल्पांश ये एक अल्पांश ये दोनों बराबर दूरी पर है। अब एक बात बताओ, ये छोटा सा टुकड़ा बिंदु ए वाला, ये टुकड़ा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बिंदु P है तो वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार होगी बाहर की ओर। समझ गए बात मेरी? ये बिंदु P हो गया अपना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाहर की ओर हो गई। और उस विद्युत क्षेत्र को मैं DE वेक्टर से लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र है, छोटा सा टुकड़ा है तो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए DE लिखा है। धनावेश था तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। और वो बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी शुरुआत के अंदर कि बिंदु और आवेश के हिसाब से दिशा लेनी है। फिलहाल मुझे ये अल्पांश लेना है और ये बिंदु लेना है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर होती है, आपको पता है, ये भी बाहर की ओर है, लेकिन मेरा बिंदु यहाँ पर है तो इस बिंदु को मद्देनजर रखते हुए बाहर की ओर डायरेक्शन ये बनेगी। समझ गए बात मेरी? फिर बात करता हूं, ये DE समझ गए होंगे क्योंकि छोटा सा टुकड़ा था। ठीक इसी प्रकार ये अल्पांश भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इसको भी मैं DE नाम से लिखूंगा। वही बात, ये भी छोटा सा टुकड़ा है और विद्युत क्षेत्र धनावेश होने के कारण इसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी, तो बिंदु को ध्यान में रखते हुए बाहर की ओर मैंने दिशा क्रिएट कर दी। अब दोनों को मैंने DE और DE नाम लिखा है। क्यों लिखा है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दोनों अल्पांश के जो टुकड़े हैं वो बराबर दूरी पर हैं, साथ साथ इन पर आवेश की मात्रा भी समान है। कैसे है? क्योंकि ये दूरी OP दोनों में उभयनिष्ठ है, ये मैंने दूरी बराबर ले ही ली तो ये दूरी भी बराबर हो जाएगी, यानी बिंदु P की अल्पांश से दूरी बराबर है, आवेश की मात्रा बराबर है, इसलिए दोनों के कारण जो उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है वो भी बराबर होगा। अब बिंदु P पर आप लोगों को दो विद्युत क्षेत्र नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर जा रहा है। ऐसी जब कंडीशन बन जाती है कि दो विद्युत क्षेत्र अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उनको घटकों में विभाजित करना पड़ता है। और घटकों में विभाजित करने के लिए आप यहाँ पर एक इस प्रकार का ये क्रॉस सेक्शन बना लोगे या एक निर्देश फ्रेम बना लोगे ऐसे। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। सपोज ये कोण यहाँ पर मैंने अल्फा मान लिया तो ये कोण भी कितना होगा? अल्फा होगा। सपोज थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से मानना है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अभी एक बात बताओ, ये अल्फा तो आपको शायद ये कोण भी अल्फा ही नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये कोण अल्फा है तो आपको बेटा ये कोण भी अल्फा नजर आएगा, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा, मैंने अल्फा मानना है ताकि घटकों में विभाजित कर सकूं। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ नोट कर पाओगे, ये दिशा अगर आप निकालनी समझ गए तो अगला पॉइंट आएगा आवेशित पट्टिका। उसकी भी डायरेक्शन पूछे तो यहाँ तार की जगह आपको पट्टिका बना देनी है, बाकी सेम डायरेक्शन है, आपको कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, सारी चीज़ सेम रहने वाली है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो ध्यान रखना है। बस पट्टिका के कारण दिशा निकालनी पूछे तो भी ऐसे ही निकालना आपको। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने अल्फा एंगल के हिसाब से अब मैं इसको घटकों में बांट रहा हूँ। ये एंगल समझ में आ गए? अब एक बार नीचे वाले को छुपा दो। नीचे वाले को मैंने जैसे ही छुपा दिया तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसके घटक लेने आपको, दो घटक होते हैं, दोनों परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है। मैंने दो चिन्ह बनाए, दोनों चिन्ह एक दूसरे के लंबवत है, घटकों के चिन्ह बनाए मैंने, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। साथ साथ जो ये जो घटकों में बांट रहे हो वो इनके बीच में आना चाहिए। देखो सेट हो रही है बात। जिसके साथ कोण बन रहा है उस घटक को कहते हैं DE कोस अल्फा घटक, और ये घटक हो जाएगा DE बचा हुआ साइन अल्फा घटक हो जाएगा। इस प्रकार ये ऊपर वाले मैंने घटक डिवाइड कर लिए। अब एक बार नीचे वाले घटकों को बांटना है यहाँ पर, इसके भी दो घटक,
दोनों लंबवत और दोनों के बीच में ये होना चाहिए। तो एक चिन्ह तो मैं यहीं बना देता हूँ इसके ऊपर और दूसरा घटक का चिन्ह ये बनाता हूँ। अब ये घटक और ये घटक देखो लंबवत है एक दूसरे के, इनके बीच में ये आ रहा है। थीटा जिसके साथ कोण बन रहा है उस घटक का नाम हो जाएगा डी कोस अल्फा और जो बचा हुआ घटक है उसका नाम हो जाएगा डी साइन अल्फा। ये घटकों के संबंध में मैंने बात आपको पहले ही बता रखी है कि जिस राशि को जिसको घटकों में बांटते हो उसके सदैव दो घटक होंगे, दोनों घटक आपस में लंबवत है और लंबवत भी ऐसे बनाने, आपको मर्जी से लंबवत नहीं बनाना, लंबवत भी ऐसे बनाने कि वो जिसको घटकों में बांट रहे हो वो उन दोनों के बीच में आ जाना चाहिए। फिर जिसके साथ कोण बन रहा है वो घटक कोस हो जाएगा और बचा हुआ साइन घटक हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक चीज नोट की होगी आपने, मैंने घटकों में बांट लिया, घटकों में बांटते ही ये घटक देखो डी साइन अल्फा और एक घटक ये है डी साइन अल्फा। अब डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो दोनों अल्पांश के कारण इक्वल है और इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है। ये विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है घटक, ये घटक नीचे की ओर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे? मेरे हिसाब से तो निरस्त कर देंगे, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, बराबर वैल्यू है तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। फिर बच गए ये घटक डी कोस अल्फा और डी कोस अल्फा। ये दोनों घटक दोनों समान दिशा में है और ये दोनों घटक जब समान दिशा में है तो समान दिशा में इन दोनों का योग हो जाता है। ये हम सदिशों में पढ़ चुके हैं कि जब ये सदिश योग नियम ही कहलाता है बेटा, सदिश योग नियम ही है ये घटकों में विभाजित करके परिणामी निकालना। तो ये दोनों घटक समान दिशा में है तो ये दोनों घटक डी कोस अल्फा और डी कोस अल्फा घटक आपस में मिलकर बिंदु P पर परिणामी प्रभाव बनाएंगे और दोनों घटक इस दिशा में तो परिणामी भी इसी दिशा में होगा। मतलब इन दोनों घटकों के कारण जो परिणामी आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अब ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये डायरेक्शन आपको ऐसे नहीं लग रही कि O से P दिशा में है, ये O ये P, तो O से P दिशा में ये दोनों घटक परिणामी प्रभाव बनाएंगे क्योंकि ये तो निरस्त हो ही चुके हैं और ये परिणामी प्रभाव बनाएंगे तो ये परिणामी OP दिशा में होगा। और ये जो OP दिशा है बेटा, ये OP दिशा शायद मेरे हिसाब से तार के लंबवत बाहर की ओर है। तार के लंबवत कहाँ है? बाहर की ओर है। तो आपने क्या देखा, इन दोनों अल्पांश के कारण, मैंने तो सिर्फ दो ही अल्पांश लिए थे, दोनों अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया वो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर आई है। तार के लंबवत बाहर की ओर आई है। ये बात हम ऑलरेडी जानते भी थे लेकिन यहाँ पर सिद्ध भी कर चुके हैं। अगर ऐसे अल्पांश और भी ले लूँ, क्योंकि ये पूरा तार ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो उन सभी अल्पांश के कारण जो दिशा आएगी वो तार के लंबवत बाहर की ओर आएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब ये बिंदु P हमारा यहाँ इस तरफ लिया हुआ है, अगर ये बिंदु P इस तरफ लिया हुआ होता तो ये दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर इस तरफ हो जाती। मतलब बिंदु P इधर है तो बाहर की ओर इधर ले लेना और इधर है तो बाहर की ओर इधर ले लेना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कर सकते हो और वो जो दिशा आई है वो इस डायग्राम के अनुसार तार के लंबवत बाहर की ओर आई है। समझ गए बात मेरी? इस प्रकार आप लोग ये दिशा के संबंध में ये चीज़ समझ सकते हो। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो मैंने जैसे बोला है वैसे लिख सकते हो। एक बार फिर बोल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चीज लिख ली आपने कि माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। हमें इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना क्योंकि थ्योरी है। इसके लिए मैं बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश A और B लेता हूँ। इन दोनों अल्पांश की लंबाई समान है इसलिए इन पर आवेश की मात्रा भी समान होगी। इन दोनों अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। पहले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र DE है तो दूसरे अल्पांश का विद्युत क्षेत्र भी DE होगा। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हैं इसलिए इनको घटकों में विभाजित करेंगे। ये थ्योरी बोल रहा हूं मैं, घटकों में विभाजित करेंगे। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फा ये अल्फा, नहीं, सिर्फ चित्र में दर्शा देना। इनको घटकों में विभाजित करेंगे इसलिए इनके DE साइन अल्फा जो घटक हैं वो घटक परस्पर समान और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि DE कोस अल्फा घटक जो है वो एक ही दिशा में होने के कारण दोनों आपस में जुड़कर
परिणामी प्रभाव बनाएंगे और ये जो परिणामी प्रभाव होगा ये परिणामी प्रभाव ओपी दिशा के अनुदिश होगा। ओपी दिशा का मतलब तार के लंबवत बाहर की ओर। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर की ओर होगी तार के लंबवत। इसी प्रकार संपूर्ण तार की अगर बात करें तो संपूर्ण तार के कारण भी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये थ्योरी आपको इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको आप नोट कर लेना, बाकी आराम से भाई जो चित्र में मैंने लिखा है वही आपको जो बताया वही आपको थ्योरी में लिखना है। अगर परीक्षा में ये चीज़ आपको बनानी होती है बेटा, ये अलग से नहीं पूछा जाता, साथ में ही करना होता है, तो इसकी दिशा भी आपको साथ में बतानी है। अगर टाइम कम है तो थ्योरी को थोड़ा शॉर्ट में लिख दो चित्रानुसार, जैसे आप लोग लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पर्याप्त समय है तो थोड़ा डिटेल से भी आप इसको समझा सकते हो। बाकी 3 नंबर का ये प्रश्न आता है बड़ा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा समझ जाओगे। मैं काम करता हूँ, ये थ्योरी भी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। ये मैं चित्र एक बार यहाँ पर बोर्ड पर रखूंगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। अब तीव्रता का मेरे को सूत्र ज्ञात करना है इसका। ये चीज़ आप डायग्राम में लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। दिशा समझ में आ गई। अच्छा जी, मैंने तार ले रखा है अनंत लंबाई का। तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जो मैं पहले ही कह चुका हूँ क्योंकि रेखीय वितरण है। अब मैं काम करता हूँ, तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं तार का चित्र बनाऊंगा, यहीं समझाऊंगा, इस छोटे से पार्ट में समझने का प्रयास करना। ये लो, मैं तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने अनंत लंबाई का तार बना दिया। बहुत बड़ा तार है भाई, अनंत लंबाई का है और ये इस पर आवेश है, ठीक है। अब मैंने गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कल एक मेथड लिखाया था, ठीक है। ये लाइन तो हम पहले ही लिखे देंगे। पहले आप क्या करोगे, सर्वप्रथम पहली स्टेप क्या होती है, सर्वप्रथम बेलनाकार स्मॉल एल लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। भाई ये काम तो पहले करना पड़ेगा, कल्पना। अरे पहला स्टेप अपनी यही थी, सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गाउसीय पृष्ठ गोलीय या बेलनाकार होता है, बताया था मैंने। अब मैंने क्या कहा, ये अनंत लंबाई का तार है, जिसमें गोला शब्द आए उसमें ही गोल गाउसीय पृष्ठ लेना है, बाकी किसी में गोल गाउसीय पृष्ठ आपको नहीं लेना है, बेलनाकार लेना है, अच्छा रहेगा। अब ये अनंत लंबाई का तार है, इसलिए मैंने क्या किया, इस पर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इस प्रकार आपको एक गाउसीय पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। देखो मैंने कर ली गाउसीय पृष्ठ की। और सर इसकी एल लंबाई क्यों ली है, एल लंबाई इसलिए लिए बेटा क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, इसलिए इसकी कोई सीमा तो है नहीं, तो मेरे को एक सीमित लंबाई का ही पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया एल लंबाई का मैंने एक गाउसीय पृष्ठ आपको चित्रानुसार बोर्ड पर दिखा दिया है, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके 3 भाग हैं। देखो इसके 3 भाग हैं, बेलनाकार चीज के 3 भाग, जिसके तीन भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, देखो पहला भाग तो है ऊपरी वर्ताकार भाग, ऊपरी वर्ताकार भाग दिख रहा है क्या आपको, इसके 3 भाग हैं। इस बेलनाकार हिस्से के 3 भाग है, ऊपर का गोल वर्ताकार भाग, तो आप कहोगे सर निचला वर्ताकार भाग भी है, निचला वर्ताकार भाग भी है, बिल्कुल है, ठीक है। एक गोल बेलनाकार हिस्से में एक गोल ऊपर है तो एक गोल भाग नीचे भी है। अब बच गया बीच वाला, ये सीधा, तो इसको कहेंगे मध्य का यानी बीच का वक्राकार भाग कह दो, वक्राकार भाग कह दो, ठीक है। इस प्रकार ये अपना जो गाउसीय पृष्ठ है ये बेलनाकार हमने क्यों लिया आपको पता चल गया होगा। और इस गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हम मान सकते हैं, ऊपर का गोलाकार, नीचे का गोलाकार, बीच का वक्राकार। इनको मैं नाम दे देता हूं बेटा, सपोज इसको S1, इसको S2 और बीच वाले को S3। ऊपर का वक्राकार भाग S1 लिख देता हूँ, नीचे का वर्ताकार भाग S2 लिख देता हूँ और मध्य का जो वक्राकार भाग है उसको S3 लिख देता हूँ।
ऐसा कर सकते हैं अपने। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी, हमने कर ली, इसके बारे में मैंने 2 लाइन आपको बता दी। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा कल बताई थी मैंने, सेकंड स्टेप। तो इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा देखो, इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा, ठीक है, कुल आवेश की मात्रा, यानी जिसे हम कहते हैं समेशन क्यू इज इक्वल लैम्डा एल होगी। ये बात आप थोड़ी सी समझो। कुल आवेश कितना होगा इसके अंदर, लैम्डा एल होगा। कैसे, क्योंकि तार अनंत लंबाई का है और तार की एक लंबाई बोले तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब मैंने देखो गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तार की एक लंबाई पर लैम्डा आवेश है, लेकिन मेरा गाउसीय पृष्ठ कितनी लंबाई का है, एल लंबाई का है। तो इस एल लंबाई के पृष्ठ में कितना आवेश आ गया, एक लंबाई में लैम्डा है तो एल लंबाई में लैम्डा एल होगा, और ये मेरा इस गाउसीय पृष्ठ में आवेश हो जाएगा। इसलिए मैंने कल वो मेथड लिखाया था, ताकि आप वो मेथड 1-2 बार पढ़ोगे तो उसके बाद आपको स्टेप टू स्टेप पता चल जाएगा कि मेरे को कैसे इसकी थ्योरी अरेंज करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, उसके बाद हमने गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो एल लंबाई का गाउसीय पृष्ठ था, इसलिए एक लंबाई में अगर लैम्डा आवेश है तो इसमें हो जाएगा लैम्डा एल। ठीक है, अब मैं ये थ्योरी यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इस टॉपिक की थ्योरी पूरी लिखूंगा मैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। बाकी कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, उनको मैं बोल के बताऊंगा बेटा, वो आप वैसे लिख लेना साथ साथ। थर्ड स्टेप क्या कहती है, गाउस प्रमेय लगाते हैं। तीसरी स्टेप के अनुसार तीसरी स्टेप यही लिखी थी मैंने, आप अपने रजिस्टर में चेक करो, कल वाले वीडियो के अंदर लास्ट में मैंने अनुप्रयोग में थर्ड स्टेप यही बताई थी। इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, कुल फ्लक्स की मात्रा, ठीक है, किस प्रमेय से, सर गाउस प्रमेय से। तो गाउस प्रमेय से फाई ई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू की वैल्यू कितनी आई है, मैंने बताई थी ना, लैम्डा एल। ठीक है, ये अपनी पहली समीकरण है, आपको कल मेथड लिखाया था, चेक करो, उसमें पहली समीकरण इसी प्रकार बनाई थी हमने। तो बताओ, ये गाउस प्रमेय से मैंने इसका फ्लक्स निकाल लिया। ये तो बात आई गाउस प्रमेय से। फिर हमारी चौथी स्टेप क्या कहती है, चौथी स्टेप के अनुसार इस गाउसीय पृष्ठ पर, ये लाइन लिखाई थी, चेक करो, इसलिए मेथड लिखाया था मैंने, और इसी प्रकार काम करना आपको। इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज मैंने नोट करा दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा, कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, देखो ये चीज मैंने नोट कराई थी, फाई ई बराबर पूरे पृष्ठ के लिए ई डॉट ds, या पूरे पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस थीटा, ऐसा कुछ लिखा था कल हमने, जहां थीटा क्या चीज है, थीटा ई वेक्टर व ds वेक्टर के बीच का कोण है। ये चीज मैंने आपको कल भी स्टेप टू स्टेप बताई थी, और मैंने ये कहा था कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, जहां तक सरल कर सकते हो वहां तक आपको सरल करना है, फिर इसको समीकरण नंबर 2 देनी है। ये मेथड मैंने कल ही आपको बता दिया था, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कल वाला मेथड जो है वो आप एक बार पढ़ो, फिर आपको ये चारों टॉपिक एकदम ईजी लगेंगे, बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। देखो, पहली समीकरण क्लियर हो गई। अब दूसरी समीकरण में क्या लिखा है मैंने, चौथी स्टेप में, कि इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश लेते हैं। सर इस पर मुझे अल्पांश लेना है, सपोज मैंने यहां एक अल्पांश ले लिया, ये मैंने एक छोटा सा अल्पांश इसके ऊपर काट दिया।
ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है कहाँ होने वाली है, वो आप सब जानते हो कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसकी दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, तार के लंबवत बाहर की ओर। ये बात हम यहाँ पर अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने अल्पांश लिया, इस पर सपोज मैंने एक अल्पांश ले लिया जिसका नाम है ds वेक्टर। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपने ये अल्पांश लिया है, ये अल्पांश आपने इसी टुकड़े पर क्यों लिया, इस बीच वाले भाग पर ही क्यों लिया? क्योंकि अल्पांश ये तो पूरा बेलनाकार भाग है, ये बेलनाकार भाग पूरे मतलब कहने का अर्थ है 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। ऊपर का हिस्सा भी काम कर रहा है, नीचे का हिस्सा भी काम कर रहा है, गोलाकार ऊपर, नीचे का गोलाकार और बीच का ये स्तंभ आकार का भाग। तो आपने अल्पांश इसी पे क्यों लिया? एक बच्चा ये भी कह सकता है मैं तो अल्पांश सर यहाँ ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत है क्या? अब भैया आप अल्पांश ले सकते हो यहाँ पर, सर मैंने तो अल्पांश ये ले लिया ds। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने अल्पांश ये ले लिया, इसको मैं नाम देता हूँ ds। तो क्या करेंगे? आपने तो यहाँ टोटल फ्लक्स ये लिख दिया जबकि हमने तो 3 अल्पांश ले लिए। अब बताओ फ्लक्स क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो आप अपनी संतुष्टि के लिए गाउसीय पृष्ठ पर जितनी जगह चाहो उतनी जगह अल्पांश ले सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको इस थीटा का पता होना चाहिए कि ये थीटा क्या है, ठीक है। जितनी जगह चाहो उतनी जगह आप अल्पांश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक अल्पांश ऊपर वाले हिस्से पे ले लिया ताकि हर कंडीशन क्लियर हो जाए, एक अल्पांश नीचे वाले हिस्से पे ले लिया और एक अल्पांश बीच वाले हिस्से पे ले लिया। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ये समीकरण एक याद रखना, मैं डायरेक्ट उठाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से ये थ्योरी हटा रहा हूँ। अब इस अल्पांश के अकॉर्डिंग इस फ्लक्स को परिभाषित करूंगा, क्योंकि ये तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स है, जबकि पूरा पृष्ठ देखो यहाँ लिखा हुआ है इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा, यानी पूरे फ्लक्स की मात्रा मैंने लिखी है, जबकि पूरा पृष्ठ कितने टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है? 3 टुकड़ों से। इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ध्यान दो। इस पूरे फ्लक्स को, ये तो पूरे पृष्ठ के लिए, इस पूरे फ्लक्स को मैं इस प्रकार 3 भागों में तोड़ देता हूं। पहला S1 का, दूसरा S2 का और तीसरा S3 का। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि ये पूरे पृष्ठ के लिए। अब ये अल्पांश ds मैंने कितनी जगह लिए? 3 जगह। पहले के लिए अल्पांश लिख रहा हूं तो S1, दूसरे के लिए लिख रहा हूं तो S2, तीसरे के लिए लिख रहा हूं S3, और इन तीनों को जोड़ दिया तो पूरे, यानी ये राउंड लगा हुआ है ना, यानी गोला पूरे पृष्ठ के लिए आ जाएगा। यहां गोला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये S1 के लिए, ये S2 के लिए और ये S3 के लिए। समझ गए बात मेरी? अब थीटा क्या चीज है बेटा? थीटा है E और ds के बीच का कोण। तो यहां आप चेक करो थोड़ा, यहां पृष्ठ S1 व S2 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री तथा पृष्ठ S3 के लिए थीटा का मान 0 डिग्री है। अब चेक करो ये थीटा क्या है? E और ds के बीच में कैसे कोण? पहले S1 पृष्ठ, ये S1 है ना, विद्युत क्षेत्र कहाँ है? बाहर की ओर। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है, ठीक है। जैसे ये गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं, जैसे ये कंडीशन ऐसी है, तो ये ऊपर का गोलाकार हिस्सा मान लो, ये अल्पांश मैंने यहाँ काट रखा है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। अब बाहर की ओर या तो इधर होगी, अब अंदर जाते ही तो ये नीचे आ गया, तो ऊपर का गोलाकार भाग है ना, ऊपर का गोलाकार भाग, तो तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा हो जाएगी ds की। विद्युत क्षेत्र इधर है ही, तो ds E थीटा कितना होगा इनके बीच में? 90 डिग्री। इसलिए पहले पृष्ठ के लिए थीटा 90 डिग्री। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए ये अल्पांश मैंने यहाँ नीचे का गोलाकार भाग है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी इस ds की दिशा ये हो गई। विद्युत क्षेत्र इधर है, तो दूसरे के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। फिर बच गया ये बीच वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से पर अल्पांश यहाँ लिया हुआ है, यहाँ बीच में यहाँ टुकड़ा काटा हुआ है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। समझ जाओगे बात मेरी? तल के लंबवत कहाँ हो जाएगी? बाहर की ओर हो जाएगी। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर आपको लेनी है। तो ऊपर वाला तल तो ये बन चुका था, ऊपर वाला गोलाकार हिस्सा था ना, उसका तल ये बन गया,
लंबवत बाहर की ओर। नीचे वाला तल ये बन गया है, ऐसे तल बन गया लंबवत बाहर की ओर, और बीच वाला ये तल बन गया लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, फिलहाल यहाँ थीटा कितना है, ds और e के बीच में 0 डिग्री, और इन दो के लिए 90 डिग्री। समझ में आ गई बात मेरी। अब ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यू आप वहाँ रखो। फाई ई बराबर, पहले पृष्ठ की बात करो, ई डी एस कोस 90। दूसरे पृष्ठ की बात करो, ई डी एस कोस 90। थीटा S1 S2 के लिए थीटा 90, थीटा 90। और तीसरी स्टेप के लिए बात करो, S3 ई डी एस कोस 0। अब बेटा एक बात बताओ, कोस 90 का मान कितना होता है? सर कोस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। यहाँ बचा सिर्फ S3 पृष्ठ, ई डी एस, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। जब इसको पूरे को सोल्व किया तो इस प्रकार ये सिचुएशन बनकर आ गई। और मैंने यही बात आपको कही थी, जितना हो सके उतना इसको सॉल्व करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे स्टेप बढ़ाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये पॉइंट, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपको पट्टिका के लिए करना है काम, सेम ही पॉइंट है, कुछ ही चेंज नहीं होना है, बस सारी चीज़ इसी प्रकार चलने वाली है। तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्या, S3 ई डी एस, और फाई ई बराबर ई बाहर ले लूँ, S3 ds। मतलब यहाँ पर S1 S2 के दोनों के रोल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बचा है तो S3, यानी फलक सिर्फ तीसरे पृष्ठ का बचा है। और आपको पता ही है कि फलक से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र बाहर है तो बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, न कि इस प्रकार ऊपर या नीचे, तो केवल S3 पृष्ठ बचेगा। और देखो बेटा, पूरे फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, ds तो अल्पांश का क्षेत्रफल है, और मेरे को S3 यानी न नीचे वाला गोलाकार लेना, न ऊपर वाला गोलाकार लेना, बस बीच वाला केवल S3 का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। और आपको पता है ये एक बेलन है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच होता है, जहां आर इस बेलन की त्रिज्या हो जाती है, ये आर इसकी रेडियस मान लेते हैं, आर इसकी त्रिज्या हो गई, तो एच इसकी हाइट होती है, तो हाइट की जगह एल लंबाई आ गई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, एच की जगह एल आ गया। इस प्रकार आपकी ये समीकरण नंबर 2 सोल्व होती है। और समीकरण 1 और 2 को बराबर रखना है अब आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा, ई गुणा 2 पाई आर एल, और समीकरण एल चेक करो, ये है क्या, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ से जैसे इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि 2 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं पढ़ते, हम 4 पाई पढ़ते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 का गुणा भाग कर दो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा बटे आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मैंने 2 का गुणा भाग किया तो 2 लैम्डा ऊपर पड़ा है, आर पड़ा है, नीचे 2 का भाग दूंगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और इसको आप ये रूप भी दे सकते हो 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, k के बराबर होता है। और यहाँ से क्या जाहिर हुआ कि इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, चलो मैं आगे लिखा दूंगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसके कारण, तार के कारण। एक अनंत लंबाई का तार है, उस पर अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की ओर होगा, और उसका सूत्र हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा बटे आर, या 2k लैम्डा बटे आर। k का आपको पता ही है कांस्टेंट है, r इसकी दूरी कह दो, जिस बिंदु पर, ये जो बिंदु P हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, तो r दूरी पर ये बिंदु P है, या r
क्योंकि जितनी दूरी पर वो बिंदु P है उतनी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। समझ गए बात मेरी? तो R दूरी पर अपना बिंदु P है, ये जो बिंदु P लिया ना, ये कितनी दूरी पर मान लिया मैंने? R दूरी पर, इस पृष्ठ पे मान लिया। ठीक है, लैम्डा एक रेखीय आवेश घनत्व है, ध्यान रखना बेटा। गाउसीय पृष्ठ ऐसे ही लेना होता है आपको ताकि वो बिंदु कवर हो जाए। तो मेरा बिंदु P यहाँ पर था, तो ये बिंदु P मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये मेरा बिंदु P है जो इस अल्पांश पे लेते हैं। कितनी दूरी पर है ये? R दूरी पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस R हो जाती है, जैसे ये डिस्टेंस R हो गई। समझ गए बात मेरी? इस चित्र में ये बना दी। तो R दूरी पर मेरा बिंदु P है। अगर ये बिंदु P थोड़ा सा और बाहर होता तो ये गाउसीय पृष्ठ थोड़ा सा और बड़ा बन जाता। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने बातों पे डिपेंड कर रही है? यहां से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा के समानुपाती है। वैसे तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, नियत रखते हैं। एक लंबाई पर आवेश की मात्रा नियत मानते हैं। अगर बाई चांस चेंज भी करें तो जितना लैम्डा बढ़ाओगे उतना विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। मतलब लैम्डा का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ ये रिलेशन चलने वाला है, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। फिर बात करते हैं दूरी का। तो दूरी वाला आंकड़ा आप सबको पता है, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र घटता जाता है, और ये बात अभी मैंने आपको बता दी। ये बिंदु P जितना तार के नज़दीक होगा उतना R का मान कम होगा, R जितनी कम होगी विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। सही बात है भाई, आवेश के नज़दीक प्रबलता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप तार से दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर होती जाएगी, घटता जाएगा। इस प्रकार आप लोग इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, ये दो ग्राफ और आपको ऐड करने हैं। चलिए, ये आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है उसकी चर्चा करूँगा मैं। ठीक है, दूसरे अनुप्रयोग के अंदर क्या है? आपको आवेशित परत मिलेगी। ठीक है, अपनी हेडिंग डालो, दूसरा अनुप्रयोग आवेशित परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसकी दिशा। आपको दिशा और तीव्रता दोनों ज्ञात करनी है। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे? माना एक आवेशित परत, इस तार की जगह क्या नाम लिख दूंगा? आवेशित परत लिखूंगा। और जब परत की बात आएगी तो पहले डायग्राम समझना, यहां लिख देता हूं। माना एक आवेशित परत जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्या चीज है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्योंकि परत जो होती है ना, परत का क्षेत्रफल होगा, और परत द्विविमीय होती है। कैसे? क्योंकि परत के अंदर द्विविमीय आवेश वितरण, परत जैसे ये बोर्ड परत ही एक प्रकार से, तो परत में दो दिशाएं हो जाती है, तो वो परत का चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लो, ये परत के लिए चित्र हो जाएगा अपना, इसलिए मैंने इस चित्र को बचा के रखा है, या यहीं से बना देते हैं। और ये परत है अपनी, और इस परत पर आवेश है। एक मिनट, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। इस परत पर आवेश है, ये लो, हो गई ना आवेशित परत। इसलिए मैं इसको साथ में समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। अब ये परत ऐसे रखी हुई है, कुछ इस प्रकार रखी हुई है। ठीक है, और थोड़ी सी इसको मैं यहां से भी बाहर निकाल देता हूं, ऐसे। ये लो, ये है अपनी आवेशित परत।
ठीक है। अब हमें इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो परत द्विविमीय है और द्विविमीय होते हैं तो उसका एक जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व आप क्या लेते हो, सिग्मा लेते हो। एक विमीय होता है तो पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है, द्विविमीय में पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, और त्रिविमीय का आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई सिलेबस में नहीं है आपके टॉपिक, बस इतना ध्यान रखो। अब आपने क्या करना है, सेम चीज है, जहां पर आपने दो लंबाई के टुकड़े लिए थे वहां पर अब फिलहाल आप दो क्षेत्रफल के टुकड़े काटने पड़ेंगे आपको, क्योंकि द्विविमीय परत में छोटे छोटे क्षेत्रफल के टुकड़े होंगे ए और बी। ठीक है। अब इस क्षेत्रफल की बिंदु ओ से दूरी समान है, इस पट्टिका, अब फिलहाल ये पट्टिका ऐसे रखी हुई है बोर्ड के ऊपर, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं लेकिन ऐसे रखी हुई है पट्टिका, ये मेरा बिंदु पी है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो एक बात बताओ, इस पर आवेश सिग्मा डीएस हो जाएगा क्या, तो इस पर भी आवेश कितना होगा, सिग्मा डीएस होगा, क्योंकि एक लंबाई पर आवेश कितना है, सिग्मा, सॉरी एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका मतलब एक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो डीएस क्षेत्रफल पर। अब यहां से मैं ये जो छोटा सा टुकड़ा काटूंगा, इसका कुछ न कुछ टुकड़ा, इस जो टुकड़ा काटा है उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल अगर सिग्मा है तो डीएस का क्षेत्रफल सिग्मा डीएस हो जाएगा। ठीक है। फिर दोनों ये टुकड़े बराबर दूरी पर है, बराबर आवेश है, तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, डीई और डीई। इसका भी इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इसका भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अब ये पट्टिका कुछ इस प्रकार है, जैसे मैं ये अखबार मेरे पास है, ये एक पेपर है, तो ये पट्टिका कुछ इस प्रकार रखी हुई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये पट्टिका अभी फिलहाल आपको ऐसे सीधी दिखाई देगी, लेकिन मैंने बोर्ड पर इसको ऐसे बनाया। अब ये पट्टिका ऐसे रखी हुई है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए मैंने दो टुकड़े, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ ले लिया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। अब एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है तो इस पर सिग्मा डीएस और इस पर भी सिग्मा डीएस हो जाएगा। अब वही कंडीशन, ये कौन अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अभी अभी मैंने समझाई ये सारी चीजें। तो बताओ, ये दोनों घटकों में जब डिवाइड करोगे तो ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि ये दोनों घटक आपस में समान दिशा में है, इसलिए आपस में मिलकर परिणामी बनाएंगे। और ये जो परिणामी आएगा, ये परिणामी शायद इस दिशा में आ रहा है, मतलब ये जो दिशा है इस पट्टिका के लंबवत, ओपी डायरेक्शन, सेम लैंग्वेज, सेम चीज, सारी चीज वही लिखनी है, बस तार की जगह पट्टिका करना है, लैम्डा की जगह सिग्मा करना है और लंबाई की जगह क्षेत्रफल करना है, बस इतना ही अंतर है। तो क्षेत्रफल की दिशा, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत आ रही है, अर्थात पट्टिका, ये पट्टिका है, फिलहाल ये पट्टिका ऐसे है बेटा, यहाँ बोर्ड पर ऐसे ही बना सकते हैं, तो इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी, पट्टिका के लंबवत बाहर, ये पट्टिका का तल हो गया, तो पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वाला टॉपिक है, बस इसका डायग्राम आप बना सकते हो, बाकी दिशा ज्ञात करने वाला जो पॉइंट है उसकी लैंग्वेज वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वही लैंग्वेज है, बस उसकी जगह आपको बस खाली इतना चेंज करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसकी तीव्रता का सूत्र ज्ञात कैसे करें। ठीक है, तीव्रता का सूत्र, तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने के लिए अपने को नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं पट्टिका बना देता हूं, जैसे ये हमारी पट्टिका हो गई, आवेशित पट्टिका। एक हमारी आवेशित पट्टिका है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। दिशा ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, बस डायग्राम में चेंज था वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये परत कैसे रखी है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कैसा गाउसीय पृष्ठ लेना है, सर्वप्रथम बेलनाकार, हालांकि आप और किसी प्रकार का भी ले सकते हो, एक घनाभ आकार का भी लिया जा सकता है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, पहली स्टेप यही है। चलो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले आप लोग, कैसे लेोगे, इस प्रकार आपको एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे, समझ गए बात मेरी, इसका कुछ हिस्सा इस पर यहां से कटेगा इस प्रकार,
ये लो, समझ जाओगे बात। इस प्रकार आप एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर सकते हो, कल्पना। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इस पट्टिका के आर पार है, यानी इधर भी है और इधर भी है। तो वही बात, इस गाउसीय पृष्ठ के तो सर यहाँ पर 3 भाग हो सकते हैं। कितने भाग हो सकते हैं, 3 भाग। ये दाईं ओर का, ये आप दाईं ओर का कह सकते हो, ये बाईं ओर। इसको S1 नाम दे दूं, इसको S2 नाम दे दूं, और बीच वाला ये जो सीधा भाग है इसको मैं S3 नाम दे देता हूं। तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके 3 भाग हैं। कौन कौन से बताओ। पहला भाग दाईं ओर का वर्ताकार भाग, जिसको मैं दाईं ओर वाला वो हो गया ना S2। दूसरा बाईं ओर का वर्ताकार भाग, जिसको क्या नाम दे देता हूं S1। और तीसरा मध्य का वक्राकार भाग, मध्य का वक्राकार भाग, जिसको क्या नाम दे दिया S3 नाम दे दिया। ये बीच में वक्राकार भाग है, जैसे ये बेलनाकार हो गया गाउसीय पृष्ठ, ये पेन एक प्रकार से बेलनाकार ही तो है। और ये हमारी पट्टिका थी, जैसे इस अखबार को मैं पट्टिका मान लेता हूं। तो गाउसीय पृष्ठ मैंने कैसे माना है, ऐसे माना है, इसके आर पार, जैसे ऐसे। समझ जाओगे बात में, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये अखबार का टुकड़ा है, इसको मैंने एक पट्टिका मान ली। तो इस पट्टिका के अनुसार गाउसीय पृष्ठ मैंने ऐसे लिया है, इधर का गोलाकार, इधर का गोलाकार, और बीच का ये वक्राकार भाग। तो ये जो वो हिस्सा है, जो मतलब ये वो हिस्सा मैंने बनाया है जो पट्टिका को काट रहा है। पट्टिका को क्या कर रहा है, ये हिस्सा काट रहा है। समझ गए बात मेरी। यानी ये जो गोलाकार हिस्सा, जो इस पे गोल गोल, जो जब पट्टिका को काटेगा तो इसमें गोल गोल छेद हो जाएगा, तो ये गोलाकार जो छेद है वो मैंने यहाँ बनाया। तो ये बीच का एक वक्राकार भाग हो गया, इधर का गोलाकार, इधर का गोलाकार, बीच का वक्राकार भाग। ठीक है, पट्टिका में द्विविमीय वितरण है, तो मैं मान लेता हूं वो चीज मैं यहीं लिख देता हूं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके 3 भाग हैं, तथा माना इस बेलनाकार पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। मतलब इसका जो क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट समझ गए, जो गोलाकार हिस्सा है। अब ये गोलाकार हिस्सा A ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। ये जो गोलाकार हिस्सा होता है ये अनुप्रस्थ काट। तो इधर A है, इधर A है, और जो हिस्सा पट्टिका को काटेगा वो भी A अनुप्रस्थ काट का होगा। वो भी कितने का होगा, A। यानी ये भी A अनुप्रस्थ काट का एक प्रकार से पट्टिका में छेद हो जाएगा। जब इस गाउसीय पृष्ठ को मैंने पट्टिका से आर पार निकाला, ऐसे आर पार निकाल दिया ना इस गाउसीय पृष्ठ को, तो ये क्षेत्रफल अगर A है तो जो टुकड़ा इस पट्टिका को काट रहा है उसका क्षेत्रफल भी A होगा, और इधर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी A होगा। यानी ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है जो इसके अंदर छेद हुआ है। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार आप इस चीज को समझ सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक अपने खत्म करेंगे बेटा आज की क्लास के अंदर ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए अब देखो, गाउसीय पृष्ठ हमने ले लिया, तीनों भाग बता दिए, अनुप्रस्थ काट बता दिया A, यानी ये अनुप्रस्थ काट है तो इसकी वैल्यू भी A है, बीच वाले की भी A है, और इधर इसकी भी क्या है, A अनुप्रस्थ काट है। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, गाउसीय पृष्ठ में हम आवेश की मात्रा निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, दूसरी स्टेप होती है। पहली स्टेप गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, और सेकंड स्टेप कहती है कि गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो हम निकालेंगे इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ में आवेश की मात्रा हमें देखनी है। क्या देखनी है, आवेश की मात्रा। अब देखो, समेशन क्यू की बात करूं तो वो हो जाएगा सिग्मा ए। समेशन क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। ये हो जाएगा गाउसीय पृष्ठ में कुल
आवेश की मात्रा। कैसे? आपको पता है आवेश कहाँ है सर? पट्टिका पर है। इधर आवेश है, ये तो हवा में है। जैसे मैंने अभी पट्टिका के अंदर ये पेन गाउसीय पृष्ठ मानकर यहाँ पर कल्पना की, तो ये तो हवा में, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर भी कोई आवेश नहीं है। तो आवेश कहाँ है सर? पट्टिका पर आवेश है। तो पट्टिका पर एक टुकड़ा काट रहा है, और पट्टिका पर जो गोलाकार टुकड़ा काट रहा है वही हमारा गाउसीय पृष्ठ है। पट्टिका पर जो गोल गोल टुकड़ा काटा जा रहा है, जो इसको पट्टिका को पार कर रहा है, वही गाउसीय पृष्ठ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है सर? इसका ए क्षेत्रफल है। एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है सर? सिग्मा है। तो ए क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। अब थर्ड स्टेप क्या होती है? इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, वो भी किस नियम से? गाउस नियम से। और गाउस नियम से कुल फ्लक्स की मात्रा आएगी समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एंड समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है? समेशन क्यू की वैल्यू है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बेटा अपने गाउस नियम से इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी आपको कि सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं, इधर का गोलाकार, इधर का गोलाकार, बीच का वक्राकार। गाउसीय पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल है वो ए आकार का क्षेत्रफल है, तो ए साइज का टुकड़ा पट्टिका से कटेगा। नंबर 2 बात, इस पर आवेश की मात्रा, तो आवेश वही होगा जो पट्टिका को काटेगा। तो आवेश तो पट्टिका पर है, और पट्टिका पर ए टुकड़ा पट्टिका को काट रहा है, तो ए टुकड़े पर इधर आवेश है क्या? नहीं है, ये तो बाहर की ओर हवा में, ये भी हवा में। तो ये जो टुकड़ा जो पट्टिका को काट रहा है, इस पर आवेश कितना है? इस पर, इस टुकड़े पर जो आवेश है ना, वो हो जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की मात्रा हो जाएगी गाउस नियम से ये। अब चौथी स्टेप होती है, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश लेंगे। गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds वेक्टर लेते हैं, तथा माना वही लाइन है सेम जो हमने मेथड में लिखी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, कुल फ्लक्स की मात्रा क्या आएगी? फाई ई इज इक्वल ई डॉट डी एस इज इक्वल पूरे पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस थीटा। सेम प्रॉपर्टी है ई डी एस कोस थीटा, जहां थीटा क्या चीज है? जहां थीटा ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के बीच का कोण है। अब ये सारी लैंग्वेज लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ऐसा नहीं है कि सर आपके पूरा लिखना है जैसे आपको मैं लिखा रहा हूँ परीक्षा के अंदर। अब बताओ, अल्पांश लेना पड़ेगा। अल्पांश 3 टुकड़े हैं तो 3 जगह ले सकते हो। कई बार बच्चे कहते हैं सर 4 ले लें, ले लो भाई, 4 लोगे तो एक इस साइड में भी ले सकते हो, बाकी 3 अल्पांश लेने। पहला अल्पांश आप यहाँ ले लो, एक छोटा सा टुकड़ा इस गोलाकार भाग पर, एक छोटा सा टुकड़ा इस गोलाकार भाग पर, वर्ताकार भाग पर, और एक टुकड़ा आप बीच में ले लो जो समतल वक्राकार भाग है, इस पर भी ले सकते हो। ये हमारा ds हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ds। कितने अल्पांश लिए मैंने सर? 3 अल्पांश लिए हैं ds। ठीक है, पहला अल्पांश इस तरफ के हिस्से पर, गोलाकार हिस्से पर, दूसरा इस गोलाकार हिस्से पर, और एक बीच वक्राकार हिस्से पर। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा S1 के लिए, S2 के लिए ई डी एस कोस थीटा, और S3 के लिए भी ई डी एस कोस थीटा। इस प्रकार आपको टोटल फ्लक्स लेना है। ठीक है, अब थीटा अरेंज करेंगे। सर थीटा क्या होगा? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थीटा की बात करते हैं। समीकरण 1 को थोड़ा दिमाग में रखना क्योंकि डायरेक्ट यूज में लूँगा समीकरण 1। ठीक है, अब थीटा की बात करते हैं कि थीटा इसमें क्या होगा। चलो अब देखो यहाँ थीटा नोट करने के लिए S1 S2 के लिए, S1 और S2 के लिए थीटा 0 डिग्री तथा S3 के लिए थीटा का मान
90 डिग्री है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। S1 S2 के लिए 0 डिग्री। कैसे? अब इस विद्युत क्षेत्र है, देखो पट्टिका का विद्युत क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर। अब अल्पांश इधर है ना मेरा, तो इस क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ये ds वेक्टर की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, क्योंकि ये पट्टिका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अब अल्पांश इस गोलाकार हिस्से पर है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो S2 के लिए E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री। फिर S1 के लिए ये ds वेक्टर हो गया और इधर ही विद्युत क्षेत्र है अपना। नहीं समझे बात मेरी? क्योंकि दूसरा जो टुकड़ा है वो इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर, समझ गए? अब ये अल्पांश यहां काटा हुआ है, तो तल के इस गोलाकार हिस्से के तल के लंबवत बाहर की ओर ds हो गया, तल के लंबवत बाहर की ओर ds, और इधर तल के लंबवत बाहर की ओर ds ये हो गया। तो EDS दोनों समान दिशा में हो गए, ठीक है। पहला टुकड़ा इधर था तो बाहर की ओर, दूसरा टुकड़ा इधर था तो बाहर की ओर, तो तल के लंबवत बाहर की ओर ये डायरेक्शन हो गई, इसलिए इन दोनों के लिए थीटा 0। यहां थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये मैंने अल्पांश यहां काटा है, बीच वाले पृष्ठ पर यहां काटा है, ठीक है। जैसे ये कंडीशन है, सपोज, थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझ लेना बेटा, ये कंडीशन है। अब विद्युत क्षेत्र इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, यहाँ गोलाकार हिस्सा था तो तल के लंबवत बाहर की ओर थीटा 0, यहाँ गोलाकार हिस्सा था क्षेत्रफल बाहर की ओर, ई बाहर की ओर, थीटा 0। एक अल्पांश मैंने यहां काटा है इस पृष्ठ पर, बीच वाले पर, ये जो बेलनाकार पृष्ठ बीच में बच गया ना वक्राकार, इस पे अल्पांश काटूंगा तो तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे ले लो चाहे बाहर की ओर नीचे की ओर ले लो, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ थीटा मेरे हिसाब से 90 डिग्री होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, क्षेत्रफल इसके लंबवत हो गया, इसलिए थीटा 90 लिखा। तो फलक्स आ जाएगा फाई ई बराबर S1 के लिए EDS cos 0, S2 के लिए EDS cos 0 और S3 के लिए EDS cos 90। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से आ जाएगा S1 EDS, क्योंकि इसका मान 1 होता है, S2 EDS cos 0 का मान भी 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा। यहां से आप E अगर बाहर निकालो तो S1 बचा अंदर, इधर से भी अगर E बाहर निकालो तो S2 बचा अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा, S1 और S2 के संबंध में बात करो। ds क्षेत्रफल है अल्पांश का, किस पर, S1 पर, ये S1 है, लेकिन समाकलन कर रखा है यानी पूरे का क्षेत्रफल, और पूरा ये वक्राकार, ये पूरा गोलाकार अनुप्रस्थ काट बन गया, और पूरा अनुप्रस्थ काट कितना है, a है, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर E गुणा a, इसकी जगह a लिख सकता हूँ, प्लस इसी प्रकार ds क्षेत्रफल है अल्पांश का, कौन से पृष्ठ पर है, S2 पर, और पूरा समाकलन के यानी पूरा क्षेत्रफल लेना है, तो पूरा क्षेत्रफल ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आएगा EA, और ये बन गया 2EA। ये आ गया फ्लक्स टोटल, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो 2EA, और समीकरण A है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चेक करो, और जैसे इसको सरल करोगे बेटा तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी क्या, A से A कैंसिल हो गया, तो E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पट्टिका आवेशित परत के कारण बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और 1-2 बार इसको समझना, दोबारा वीडियो देखना बेटा, और नहीं समझ में आए बेटा तो कोई चीज़ एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा आराम से क्लियर हो जाएगी। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ी सी इसी सूत्र को दोबारा चर्चा में लेऊंगा और 1-2 बातें और बताऊंगा, और अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।